नमस्कार। आज हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025, जिसे खेलो भारत नीति 2025 भी कहा जा रहा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो नीति दस्तावेज के अंश हैं और सरकारी घोषणाएं हैं, तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये भारत के खेल भविष्य के लिए मतलब क्या मायने रखती हैं। हाँ, और ये देखिए सिर्फ एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, इसे असल में 2001 की पुरानी नीति की जगह लेने और भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। अच्छा। सुनने में तो ये भी आया है कि शायद 2036 ओलंपिक की मेजबानी का इरादा भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है, और इसे बनाने में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और हाँ एथलीटों तक से राय ली गई है। बिल्कुल। तो चलिए इसके जो मूल तत्व हैं उन्हें समझते हैं। पहला जोर आपने कहा वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता पर है, तो इसका मतलब सिर्फ मेडल जीतना हुआ या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। लक्ष्य है प्रतिभा को जमीनी स्तर पर, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर पहचानना और उन्हें फिर विश्व स्तरीय प्रदर्शन तक ले जाना। ओके। इसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव लीग्स और उन्नत ट्रेनिंग तो है ही, पर साथ ही एथलीटों के लिए समग्र समर्थन पर बहुत जोर है। समग्र समर्थन? इसका क्या मतलब है? क्या ये मतलब पहले से अलग है? हाँ, इसमें सोच का एक तरह से बदलाव है। अब फोकस सिर्फ टॉप एथलीट्स पर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर है। इसमें खेल विज्ञान आता है, जैसे बायोमैकेनिक्स, डेटा एनालिसिस। अच्छा। फिर विशेष चिकित्सा देखभाल, चोट प्रबंधन और हाँ ट्रेनिंग में नई तकनीक का इस्तेमाल, जैसे वियरेबल सेंसर्स हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के तरीके हैं। मकसद है एथलीट्स को हर तरह की बढ़त दिलाना, जो शायद पहले इतना व्यवस्थित या आप कहें कि सेंट्रलाइज नहीं था। अच्छा, यानी सिर्फ टैलेंट नहीं, उसे निखारने का पूरा तंत्र। ये दिलचस्प है। लेकिन क्या इस नीति में खेल का कोई आर्थिक पहलू भी देखा गया है? बिल्कुल, और ये एक अहम बदलाव है मेरे ख्याल से। दूसरा स्तंभ है ही आर्थिक विकास के लिए खेल। ये खेल को सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि आर्थिक तरक्की का एक इंजन मानता है। आर्थिक तरक्की का इंजन कैसे? इसमें खेल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स भारत में लाना है और घरेलू खेल सामान उद्योग को मजबूत करना। ओह, यानी मेक इन इंडिया से भी इसका जुड़ाव है। तो खेल के जरिए रोजगार और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश। सही कहा आपने। इवेंट मैनेजमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी तक कई क्षेत्रों में अवसर पैदा हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। ठीक है। अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, सामाजिक विकास के लिए खेल। ये नीति के आप कह सकते हैं समावेशी चरित्र को लिखाता है। समावेशी मतलब इसमें किन बातों पर ध्यान है? इसमें खास जोर है महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और हाँ दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने पर, मतलब बाधाएं तोड़कर खेल को सब तक पहुंचाना। और साथ ही भारत के जो स्वदेशी और पारंपरिक खेल हैं उन्हें फिर से जिंदा करने और उन्हें बढ़ावा देने की भी बात है इसमें, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक खेलों को भी जगह मिले। अक्सर वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ नीतियों तक सीमित रहेगा या इसे आम लोगों तक, मतलब एक मूवमेंट बनाने की भी योजना है? बिल्कुल, यही चौथा स्तंभ काम आता है, खेल एक जन आंदोलन के रूप में। इसका लक्ष्य ही है फिटनेस और खेल में भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना। जन आंदोलन कैसे? इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की बात है, समुदाय आधारित कार्यक्रम होंगे और यहाँ तक कि स्कूलों और दफ्तरों के लिए फिटनेस इंडेक्स बनाने की भी बात कही गई है। फिटनेस इंडेक्स ये कैसे काम करेगा? क्या इससे वाकई लोग ज्यादा सक्रिय होंगे? मतलब ये विचार तो अच्छा है, पर हाँ विचार ये है कि अगर फिटनेस को मापा जा सकेगा, उसे ट्रैक किया जा सकेगा और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, तो शायद लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित हों। चुनौती तो है, बिल्कुल है, पर समुदाय और स्कूलों को जोड़कर इसे सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। और स्कूलों की बात आई तो पांचवा स्तंभ शिक्षा के साथ एकीकरण भी है। ये नई शिक्षा नीति 2020 से भी जुड़ता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद खेल को स्कूली पाठ्यक्रम का एक सहज हिस्सा बनाना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, स्कूलों में फीडर सिस्टम तैयार करना। फीडर सिस्टम ये क्या है, इसे थोड़ा समझाएंगी? फीडर सिस्टम का मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे स्कूल स्तर पर ही जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी पहचान हो सके
और फिर उन्हें आगे की विशेष ट्रेनिंग और सुविधाओं से जोड़ा जा सके ताकि वो टैलेंट कहीं खो ना जाए। अच्छा। और साथ ही ये दोहरे करियर पथ को भी बढ़ावा देता है, मतलब खिलाड़ी पढ़ाई या कोई दूसरा करियर भी साथ साथ चला सकें। ये बहुत जरूरी है। अक्सर खिलाड़ियों को खेल या पढ़ाई में से एक चुनना पड़ता है। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये नीति खेल को अकादमिक विषयों जितना ही सम्मानजनक करियर विकल्प बनाने में कैसे मदद कर सकती है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल भी है और शायद सबसे बड़ा लक्ष्य भी। बेहतर सुविधाएं देकर, ये दोहरे करियर का विकल्प देकर और समाज में खेल के प्रति नजरिया बदलकर, सम्मान बढ़ाकर ये संभव हो सकता है। नीति के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी शासन, प्राइवेट सेक्टर से फंड जुटाने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी एक रूपरेखा है इसमें। तो संक्षेप में कहें तो ये नीति सिर्फ मेडल टैली बढ़ाने के बारे में नहीं लगती। ये 5 स्तंभों, वैश्विक उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश, जन भागीदारी और शिक्षा से एकीकरण के जरिए एक स्वस्थ, ज्यादा सक्रिय और खेल प्रेमी भारत बनाने का एक काफी व्यापक प्रयास दिख रहा है। बिल्कुल, ये एक महत्वाकांक्षी और आप कह सकती हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इतनी महत्वाकांक्षी नीति जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव कैसे लाएगी, और व्यक्तिगत स्तर पर हम सब एक स्वस्थ और खेल प्रेमी भारत के सपने में कैसे योगदान दे सकते हैं। सही सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।